हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 17 ज्योग्राफी सीरीज का और इस वीडियो में हम बात करेंगे सवन्ना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। ये जो क्लाइमेट होता है ये एक ट्रांजिशनल या फिर बीच का क्लाइमेट होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट्स के बीच का, क्योंकि जैसा आप अफ्रीका में यहाँ देख सकते हैं इसके राइट हैंड साइड में जो इलाका है वो है ट्रॉपिकल मरीन फॉरेस्ट और जो इसके ऊपर का इलाका आप देख रहे हैं ये है डेजर्ट्स। तो ये बीच का इलाका है। ये सबसे अच्छी तरह जो डेवलप होता है वो सूडान में होता है, इसलिए हम इसे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। पर इसका मतलब यही नहीं कि ये सिर्फ सूडान में ही पाया जाएगा। इस तरह का क्लाइमेट और भी कई जगहों पे पाया जाता है दुनिया भर में, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। अफ्रीका के अलावा ये साउथ अमेरिका में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें वहां पे ऐसे ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं लानोस, और सदर्न हेमिस्फीयर में हम इसे कहते हैं कैंपोस। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने बात की थी कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, उस इलाके से जस्ट नीचे हमें ये सवन्ना और सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वहाँ पे ऑल्टरनेट हॉट रेनी सीजन आता है और फिर उसके बाद कूल ड्राई सीजन आता है, यानी कि एक बार तो बहुत गर्म और बारिश वाला सीजन आएगा और उसके बाद सूखा ठंडा सीजन आएगा। इसको समझने के लिए हम एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सिटी लेते हैं और एक सदर्न हेमिस्फीयर की सिटी लेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लेंगे कानो, जो कि नाइजीरिया के अंदर है। यहाँ पे जो हॉट रेनी सीजन है, गर्म बारिश वाला जो सीजन है, वो शुरू होता है मई में और सितंबर तक चलता है, और जो बाकी का साल है वो ठंडा और सूखा रहता है। जो एनुअल रेनफॉल है कानो के अंदर वो 34 इंच के अराउंड रहती है, और ये सारी की सारी जो है लगभग गर्मियों में ही होती है। और इसमें जगह टू जगह वेरिएशन भी रहती है इसी क्लाइमेट के अंदर भी। जैसे गाम्बिया में कोस्टल इलाकों में ये 48 इंच तक जा सकती है, और जो इंटीरियर के अंदर के इलाके हैं वहाँ ये सिर्फ 5 इंच की बारिश भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो बारिश होती है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट से काफी कम होती है। और सदर्न हेमिस्फीयर की जो हम सिटी उठाएंगे वो है सेलिसबरी, रोडेशिया के अंदर। यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 32 इंच तक की बारिश होती है पूरे साल में, और ये भी साल दर साल वेरी करती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। जो मंथली टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है लो लैंड के इलाकों की अगर हम बात करें तो जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो 11 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना टिपिकल है, कॉमन है। लेकिन जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे, तो ये रेंज बढ़ती चली जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो तब नहीं होता जब सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही हो, बल्कि ये तब होता है जब बारिश बस शुरू ही होने वाली हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है उसके बाद आसमान में बादल छाए रहते हैं, तो सूरज की रोशनी जो है वैसे ही पहुंच नहीं पाती, तो टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाता है। दिन के समय जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है कई इलाकों में, और रात के समय अचानक टेम्परेचर गिर जाता है। आपको 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रात को देखने को मिल सकता है, जिसे हम नाइट फ्रॉस्ट भी कहते हैं। ये जो इतनी बड़ी डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो डिफरेंस है एक ही दिन के अंदर, कि सुबह इतना ज्यादा टेम्परेचर और रात को इतना कम टेम्परेचर, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट का। अब बात करते हैं विंड्स की। जो विंड्स इस एरिया में चलती हैं वो ट्रेड विंड्स ही होती हैं। जो तो कोस्टल इलाके हैं वहां तो इनके कारण बारिश होती है। समर के अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जब ये अंदर के इलाकों तक पहुंचती हैं तब तक ये सूख जाती हैं, इनकी नमी जो है वो खत्म हो जाती है, इसलिए अंदर इतनी बारिश नहीं होती, और इसी कारण हमें सिर्फ ग्रासेस या फिर घास और दूसरे छोटे पेड़ ही देखने को मिलते हैं। वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये तो जमीन से ब्लो करके आती हैं, और वो भी डेजर्ट के इलाके से, सहारा डेजर्ट से, और ये अपने साथ डस्ट भी लाती हैं। ऐसी विंड्स को लोकली हैमेटन भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है डॉक्टर। ये इतनी ड्राई होती हैं, इतनी सूखी होती हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो 30% से ऊपर ही नहीं जाती। अब क्योंकि ये सूखी होती हैं तो इनके कारण इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, और जब इवेपोरेशन बढ़ती है तो उससे ठंडक मिलती है। जैसे हमारे शरीर में अगर पसीना सूखता है तो वो ठंडक देके जाता है। लेकिन इनका नुकसान ये है कि ये अपने साथ डस्ट लाती हैं, और जिनके कारण जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती हैं, और देखने में भी प्रॉब्लम होती है। इस कारण रिवर नेविगेशन भी मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की। यहाँ पे ज्यादातर लंबी लंबी ग्रासेस, टॉल ग्रासेस और छोटे पेड़, शॉर्ट ट्रीज देखने को मिलते हैं। हालांकि हम इन्हें ग्रासलैंड्स कहते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ग्रासेस हो, यहाँ पे कई तरह के पेड़ भी पाए जाते हैं। पेड़ जो है वो ज्यादा इक्वेटोरियल ह्यूमिड इलाकों में पाए जाते हैं या फिर नदियों के किनारे पाए जाते हैं। लेकिन जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं इनकी लंबाई भी कम होती जाती है और इनकी डेंसिटी भी कम होती जाती है। ये दूरी पे मिलते हैं, ज्यादातर डेसिडुअस प्रकार के होते हैं
जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं सर्दियों में, क्योंकि वो ड्राई सीजन होता है। इसका एक एग्जांपल है अकाशियास। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत मोटे होते हैं, जिनके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है ताकि वो सूखे मौसम को सरवाइव कर सकें, जैसे कि बाओबाब्स और बॉटल ट्रीज। पेड़ जो होते हैं वो हार्ड और कांटेदार तरह के होते हैं और कुछ में से गम भी निकलती है, जैसे कि गम अरेबिक। और कई ट्रीज जो है वो अम्ब्रेला की शेप के होते हैं ताकि नीचे का जो हिस्सा है वो पतला रहे और स्ट्रॉन्ग विंड्स को वो झेल सके। पाम्स जो है वो सूखे इलाकों को नहीं झेल पाते, इसलिए वो ज्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो, जैसे कि नदी के किनारे। जब रेनी सीजन आता है तब यहाँ की वेजिटेशन जो है वो फलती फूलती है और यहाँ की जो ग्रास होती है वो बहुत ही घनी और बहुत लंबी हो सकती है। एलिफेंट ग्रास तो 15 फीट तक की ऊंचाई छू लेती है। बारिश के मौसम में ये हरी भरी दिखती है और ड्राई सीजन में ये पीले रंग की मुरझाई हुई घास बन जाती है। जैसे हम डेजर्ट्स की ओर मूव करते हैं तो हमें कांटेदार झाड़ियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ की एनिमल लाइफ की। जो अफ्रीका के सवाना इलाके हैं, यहाँ पे जानवर कई प्रकार के पाए जाते हैं। घास खाने वाले हर्बीवोरस जानवर भी पाए जाते हैं और फ्लैश खाने वाले कार्निवोरस जानवर भी पाए जाते हैं। घास खाने वाले जानवरों के एग्जाम्पल हैं जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, डियर, गजेल, एलिफेंट वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। और फ्लैश खाने वालों में लायन, टाइगर, लेपर्ड, हाइना, पैंथर, जैगुआर, जैकाल, पूमा वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई तरह के रेप्टाइल्स और मैमल्स और कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कई स्पीसीज पाई जाती हैं, बर्ड्स, स्नेक्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स और इंसेक्ट्स की। पर यहाँ पे जानवरों को बहुत ज्यादा मारा भी गया पिछले कई सालों में। उस कारण कई सारे जानवर जो हैं वो एंडेंजर्ड हो गए। अब इन्हें बचाने की काफी कोशिश की जा रही है और इसमें काफी सफलता भी मिल रही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ की ह्यूमन लाइफ की। यहाँ पे कई तरह की ट्राइब्स जो हैं वो पाई जाती हैं। कुछ कैटल पेस्टोरलिस्ट हैं या फिर पशुपालक हैं, जैसे कि मसाई हैं ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू में, और कुछ कल्टीवेटर्स हैं जैसे कि हौजा नॉर्दर्न नाइजीरिया में। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले देखते हैं मसाई या फिर कैटल पेस्टोरलिस्ट या फिर पशुपालक। ये खानाबदोश ट्राइब है जो कि घूमती थी ईस्टर्न अफ्रीका के हाईलैंड्स में, जैसे कीनिया, तंजानिया और युगांडा में। एक टाइम पे मिड 19th सेंचुरी में इनकी पॉपुलेशन 50,000 के आसपास थी, पर अब इनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है। अब ये 15,000 स्क्वायर माइल का एरिया कीनिया और तंजानिया के अंदर वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो इनकी जमीनें थी जिन्हें ये पशु को चराने के लिए यूज करते थे, वो पहले प्लांटेशंस वालों ने, व्हाइट सेटलर्स ने हथिया ली थी और फिर उसके बाद अफ्रीकन फार्मर्स के पास चली गई, तो इनके पास अब जमीन कम बची है। इस ट्राइब का ज्यादा इंटरेस्ट कैटल्स के अंदर होता है, जैसे गाय, भैंस वगैरह, और इसके अलावा ये शीप और गोट्स भी रखते हैं। जो कैटल ये ज्यादातर रखते हैं वो जेबू कैटल होती है, जिसके लंबे लंबे सींग होते हैं और कुब्बड़ भी होता है। ये अपने कैटल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये इनको कभी भी खाने के लिए नहीं मारते और ना ही इन्हें बेचते हैं। ये उनका मीट तभी खाते हैं जब वो अपने आप नेचुरल डेथ से मर जाएं। ये उनको सिर्फ उनके मिल्क और ब्लड के लिए पालते हैं। ये एक सरप्राइजिंग बात है कि ये दूध के साथ उनका खून भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन खून के लिए ये उन्हें मारते नहीं है, बल्कि खून निकालने का इनका एक अपना तरीका होता है। जिस मसाई परिवार के पास सबसे ज्यादा कैटल होती है उसे उतना ही अमीर माना जाता है इनकी सोसाइटी में। अब बात करते हैं हौजा की, जो कि एक सेटल्ड कल्टीवेटर्स हैं। ये खेती बाड़ी करते हैं। ये नॉर्दर्न नाइजीरिया के बाउची प्लेट्यू में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या भी अच्छी खासी है। ये बाकी ट्राइब्स के मुकाबले काफी एडवांस हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं करते जैसे कि बाकी ट्राइब्स करती हैं, पर ये जमीन के हिस्से को कुछ सालों तक कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं और फिर जब उसकी फर्टिलिटी गिर जाती है तब ये उसको छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरली जो है अपनी फर्टिलिटी दोबारा पाले और फिर ये दोबारा उस पे कल्टीवेशन कर लेते हैं। तो ये अपनी क्रॉप्स को जो है अलग अलग जमीनों में रोटेट करते रहते हैं, जो कि एक एडवांस टेक्निक है एग्रीकल्चर की। ये भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रखते हैं, जानवर रखते हैं, कैटल, गोट्स वगैरह इनके पास होती हैं और ये मिल्क और मीट दोनों के लिए इनका यूज करते हैं। इसके अलावा ये पोल्ट्री भी रखते हैं और एग्स और चिकन भी कंज्यूम करते हैं। इनको बारिश की भी अच्छी समझ होती है। ये अप्रैल के अराउंड जो है सीड्स को सो कर देते हैं और फिर बारिश का सीजन आता है तो उनकी अच्छी ग्रोथ होती है क्रॉप्स की। कई बार ये आग जला के जो है जमीन को क्लियर कर देते हैं और कई बार आग नेचुरली भी लग जाती है हैमेटन के कारण, जो कि धूल भरी सूखी विंड्स होती हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो सवाना इलाके हैं वहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन की जा सकती है क्योंकि बारिश का एक सीजन यहाँ पे आता ही है और ऑस्ट्रेलिया में इन इलाकों को डेवलप भी किया गया है। हालांकि यहाँ पे कुछ समस्याएं भी हैं,
जैसे कि सूखा पड़ जाए तो उस केस में यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। दूसरा कारण ये है कि जब रेनी सीजन में अचानक बारिश आती है तो उससे सॉइल का न्यूट्रिशन भी चला जाता है लीचिंग के कारण, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो गिर जाती है। और अगर कैटल की बात करें तो सवन्नास को जो है एक नेचुरल कैटल कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैटल के लिए काफी चारा उपलब्ध होता है। पर यहाँ पर कई बीमारियां भी हैं, जैसे कि गाना या फिर स्लीपिंग सिकनेस, जो कि सीसी फ्लाई के कारण होती है अफ्रीका में, जिनसे कैटल को खतरा रहता है। और जो इनकी अपनी जेबू कैटल है वो इतनी क्वांटिटी में ना तो मिल्क देती है और ना ही वो इतना मीट दे सकती है, तो इसके लिए यहाँ पे बाहर से कैटल इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रॉपिकल क्वींसलैंड में कैटल के बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया। यहाँ पे मीट और मिल्क दोनों ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो इसलिए अफ्रीका के इलाकों में भी डेवलपमेंट का अच्छा खासा स्कोप है और भविष्य में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।